नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास के सामने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव टिक नहीं पाया। मोदी के जवाबी हमलों से घबराकर कांग्रेस और उसके साथी दलों के नेता मैदान छोड़कर भाग गए, सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। वॉइस वोट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, गिर गया। लेकिन इससे पहले 3 दिन तक विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से जितने सवाल पूछे थे, मोदी को जितना कोसा था, जितनी गालियां दी थी, उन सब का हिसाब नरेंद्र मोदी ने आज बराबर कर दिया। मोदी करीब 2.5 घंटा बोले, कहा जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं वो भी हमसे हमारा हिसाब पूछते हैं। हालांकि मोदी आज अपना पूरा हिसाब किताब लेकर आए थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के जमाने में हुए कारनामों की भी पूरी लिस्ट तैयार की हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पिछले 3 दिन से विपक्ष की तरफ से जितनी बॉल्स फेंकी गई थी, आज मोदी ने उन सबको बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। हालत यह हो गई कि विपक्ष की टीम ही मैदान से बाहर चली गई। राहुल गांधी ने कहा था कि वो इस बार दिमाग से नहीं, दिल से बोल रहे हैं। मोदी ने कहा देश को दिमाग का पहले से पता था, अब यह भी समझ आ गया कि दिल में क्या है। मोदी ने विरोधी दलों के गठबंधन पर भी जोरदार हमले किए। कहा यूपी का क्रियाकर्म करके विपक्ष ने जो नई दुकान खोली है वो चलेगी नहीं, क्योंकि इस दुकान में नफरत का, आग लगाने का, झूठ बेचने का, करप्शन का सामान है। इसे कोई नहीं खरीदेगा। इस दुकान पर ताला लगना तय है। मोदी ने कहा कि पुराने खंडर पर नया प्लास्टर करने से कुछ नहीं होगा। 2024 में एक बार फिर उन्हीं की जीत होगी। मोदी ने मणिपुर की बात की। कहा अगर मणिपुर के हालात पर सब मिलकर चिंता जताते, सारे दल मिलकर साथ खड़े होते तो बेहतर संदेश जाता। लेकिन विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है। कांग्रेस मणिपुर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मणिपुर में दुख देने वाली घटनाएं हुई, लेकिन वो मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। हालात जल्दी सुधरेंगे, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हालांकि मणिपुर पर मोदी की बात सुनने के लिए विरोधी दलों के नेता पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। वो तो पहले ही वॉकआउट कर गए थे। और वॉकआउट की नौबत इसलिए आई क्योंकि मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर हमले किए। इतने तीखे हमले कि विरोधी दलों के नेताओं के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। मोदी ने आज बैटिंग की, अटैकिंग मोड में। आते ही विपक्ष पर हमला किया। कहा कि मैच विपक्ष ने तय किया, फील्डिंग विपक्ष ने लगाई और फिर नो बॉल पर नो बॉल ही फेंकते रहे। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है।
इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से 9 बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मोदी 2 दिन की चर्चा के दौरान भले ही सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन चर्चा के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन बोला, क्या क्या बोला, हर बात की खबर मोदी को थी। असल में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को पार्टी की तरफ से बोलने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस ने स्पीकर्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं रखा था। कल अमित शाह ने इसका जिक्र किया, इसलिए आज बीजेपी के टाइम में से अधीर रंजन को, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, बोलने का वक्त दिया गया। और जिस समय अधीर रंजन बोले उस वक्त प्रधानमंत्री सदन में पहुंच चुके थे। मोदी के सामने ही अधीर रंजन ने उन्हें धृतराष्ट्र कहा, अंधा राजा कहा। लेकिन जब मोदी की बारी आई तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को पानी पानी कर दिया। मोदी ने कहा, परंपरा तो यह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष का नेता करता है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी की हालत ऐसी है कि चर्चा की शुरुआत करना तो दूर, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया। वो अधीर बाबू के प्रति संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है।
नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है। क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया? पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। मोदी ने अधीर रंजन के बारे में एक वाक्य कहा, वो गौर करने वाला है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कलकत्ता से फोन आ गया हो, इसलिए अधीर बाबू को बोलने का मौका नहीं मिला। असल में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के सख्त खिलाफ हैं, उनकी खुलकर आलोचना करते हैं। उनके बारे में, पश्चिम बंगाल में वायलेंस के बारे में उन्होंने कठोर बयान दिए हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस का ममता बनर्जी के साथ अलायंस हो। इसके बाद भी कांग्रेस ने ममता को अलायंस में शामिल किया। मोदी का इशारा इसी तरफ था। अधीर रंजन पर हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाया, विपक्ष को लपेटा। कहा पुराने ढर्रे पर पुरानी सोच वाले लोग बदलते भारत को देख नहीं पाए, इसीलिए जब भी कोई अच्छा काम होता है तो काला टीका लगाने पहुंच जाते हैं। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, वो उस सोच से सहमत नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में, काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके, डिक्शनरी खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल दिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ,
सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। आप सोच रहे होंगे कि काला टीका लगाने की बात कहां से आई। असल में कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की कॉल पर विरोधी दलों के सारे नेता पार्लियामेंट में काले कपड़े पहनकर आए थे। मोदी ने उसी बात का जिक्र किया, उसे अपनी पार्टी के शुभ कामों पर काला टीका बताया। इसके बाद मोदी विरोधी दलों के अलायंस पर आए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को, इंडिया को घमंडी अलायंस का नाम दिया। कहा कि विपक्ष ने भले ही यूपीए का क्रियाकर्म कर दिया हो, लेकिन पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल बताने से कुछ नहीं होगा, पुराने खंडर पर प्लास्टर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर।
के चंद की आज तक सोई है तकदीर। रण से भागने की सोई तकदीर की बात का इशारा राहुल गांधी पर था और इसके बाद मोदी ने सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी पर आए। पार्लियामेंट में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका अहंकार ने जलाई। आज मोदी ने उस बात को पकड़ लिया। कहा, जब दिल में खोट हो तो कभी कभी सच जुबान पर आ ही जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि आपने भारत माता की हत्या की है, आप देशद्रोही हैं। मोदी ने भी राहुल पर डायरेक्ट अटैक किया, राहुल की बात को पकड़ लिया। कहा, चर्चा के दौरान दावा किया गया कि इस बार दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे। राहुल ने यह कहा था तो मोदी ने कहा कि अच्छा हुआ दिल से बोले, क्योंकि दिमाग के बारे में तो जनता को पहले से पता है, दिल में क्या है वो भी पता चल गया। कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो ये सीना तान के कहते, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं, कभी पसीना पोंछता हूं तो कहते हैं, देखिए मोदी को पसीना ला दिया। देखिए इनका जीने का सहारा देखिए। एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत,
इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। आपके ध्यान होगा राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी मुझसे डरते हैं, मुझे देखकर मोदी को पसीना आ जाता है, मेरे आगे मोदी कांपते हैं। तो मोदी ने आज इसका जवाब दिया और सिर्फ राहुल पर निशाना नहीं लगाया, सिर्फ राहुल की मोहब्बत की दुकान के बारे में बात नहीं की। विरोधी दलों के बाकी नेताओं ने उन्हें क्या क्या कहा, कौन कौन सी गालियां दी, बीच बीच में इसका भी जिक्र किया। मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने क्या काम किए और कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ। मोदी देश के रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कांग्रेस के राज में सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ एक परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कैसे होता था। नरेंद्र मोदी ने आज वो जमाना याद करवाया जब गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के जन्मदिन हवाई जहाज में मनाए जाते थे, जब नेताओं के कपड़े धुलने के लिए हवाई जहाज से पेरिस जाते थे और नेवी के वॉरशिप को गांधी नेहरू परिवार की सेवा में लगा दिया जाता था। मोदी ने कहा कि जो लोकतंत्र में राजाओं जैसा व्यवहार करते हों, उन्हें गरीब की दिक्कत कैसे समझ में आ सकती है। वो गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए कैसे देख सकते हैं। मोदी ने कहा कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक गरीब का बेटा उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो अपना खानदानी हक मानते हैं। कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे। आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे, नौसेना की युद्धपोत मंगवा लेते थे मौज मस्ती के लिए। आज
उसी नौसेना के जहाज दूर देशों में फंसे भारतीयों को अपने घर लाने के लिए, गरीबों को अपने घर लाने के लिए उपयोग में आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग आचार व्यवहार चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था कि विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी को बोलने का मौका देकर बड़ी गलती की, क्योंकि मोदी जैसा ओरेटर पार्लियामेंट में दूसरा कोई नहीं है। विपक्ष के पास तो कोई ऐसा जवाब देने वाला नहीं है और मोदी की चतुराई आज देखने को मिली। शुरुआत में करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने विरोधी दलों को और खासकर कांग्रेस को जमकर धोया। राहुल गांधी को जवाब दिया, अधीर रंजन चौधरी को कॉर्नर किया, जो विरोधी दलों का अलायंस है उसको एक्सपोज किया और फिर अपनी सरकार के काम गिनाए। कांग्रेस की सरकारों के जमाने में कैसे काम होता था उससे अपने काम को कंपेयर किया, अपनी मेहनत की बात की। मोदी आज इतने अटैकिंग मूड में थे कि विरोधी दलों के नेताओं के लिए सदन में बैठना मुश्किल हो गया। कब तक इतनी बातें सुनते? हालत यह हो गई कि अपोजिशन अलायंस के नेताओं ने पहले काफी देर नारेबाजी की, उसके बाद वॉकआउट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी गठबंधन की 26 पार्टियों के नेता सदन से बाहर चले गए और बाहर जाकर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बात नहीं की, लेकिन सदन के भीतर मोदी ने उन्हें गलत साबित कर दिया। कांग्रेस के नेता जब सदन से बाहर गए, उसके थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बात की और डिटेल में बात की। सबसे पहले मणिपुर में हुई घटनाओं पर अपनी पीड़ा जाहिर की, फिर यह भरोसा भी जताया कि मणिपुर में हालात जल्दी सुधरेंगे, अंधेरा छटेगा, सूरज फिर निकलेगा, मणिपुर फिर चमकेगा। लेकिन मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। इसके बाद मोदी ने कहा कि जो लोग आज मणिपुर को लेकर आंसू बहा रहे हैं, जो लोग आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर चिंता जता रहे हैं, वही लोग नॉर्थ ईस्ट की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। मोदी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात की, एग्जाम्पल देकर बताया कि कैसे 1966 में इंदिरा गांधी ने मिजोरम के लोगों पर एयरफोर्स से हमला करवाया था। जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस ने कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को
असम के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो ब्रॉडकास्ट में क्या कहा था? मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला व्यवहार किया, हमेशा नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल से दूर रखा। मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट उनके दिल के करीब है, मणिपुर उनके जिगर का टुकड़ा है। मणिपुर में जो हुआ उससे उनका दिल दुखा, उन्हें पीड़ा हुई, लेकिन कांग्रेस की पीड़ा सेलेक्टिव होती है, क्योंकि कांग्रेस की हर बात राजनीति से शुरू होती है और राजनीति पर ही खत्म हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पे बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सूझता नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमोशनल बात की। मणिपुर पर बात करते वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। आज मोदी ने राहुल के इस डायलॉग का तीखा जवाब दिया। मोदी ने कहा, कोई भारत माता की हत्या की बात कैसे कर सकता है, ये समझना मुश्किल है। मोदी ने कहा, इस तरह की बातें वही कह सकता है जिसने भारत के टुकड़े किए हों। ये बात वही कह सकता है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो। यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई।
अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं। और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के हर कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं, वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए इन लोगों ने। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। मोदी का इशारा राहुल गांधी के वामपंथियों के साथ अलायंस पर था। राहुल गांधी उन कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं। इसी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने मौका दिया था, मोदी ने पूरा फायदा उठाया और इसके बाद मोदी ने माहौल को फिर से थोड़ा सा हल्का किया, लाइट किया, कांग्रेस को एक काम दे दिया। कहा अब कांग्रेस को 2028 में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार तो फिर से बनेगी। इस बार कांग्रेस ने निराश किया। उन्होंने कांग्रेस से कहा अगली बार तैयारी करके आना। हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इस देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है, तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के साथियों की एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है। मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया है, लेकिन मुझ में धैर्य भी है, सहन शक्ति भी है और जेल भी लेता हूं और वो थक भी जाते हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में
आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। आज के नरेंद्र मोदी के भाषण को देखें और विपक्षी बातों पर ध्यान दें तो दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो यह कि मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का पूरा फायदा उठाया। उन्हें जब बहस का जवाब देने का मौका मिला तो उन्होंने विपक्ष की कमियां गिनाई, अपनी सरकार के कामों का बखान किया और कांग्रेस का इतिहास लोगों को याद दिला दिया। एक तरह से मोदी ने 2024 के चुनाव का कैंपेन लॉन्च कर दिया और यह भी बता दिया कि एक बार फिर एनडीए और बीजेपी की जीत क्यों और कैसे होगी। विरोधी दलों के सारे नेता मिलकर भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का फायदा नहीं उठा पाए। मणिपुर का सवाल ऐसा था कि विरोधी दल मोदी को घेर सकते थे, प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछ सकते थे, लेकिन विपक्ष के नेता नो बॉल फेंकते रहे, मोदी को फ्री हिट मिलते रहे और उन्होंने जमकर चौके छक्के लगाए और आखिर तक नॉट आउट रहे। विरोधी दलों ने शुरू में मणिपुर को लेकर एक अच्छा माहौल बनाया था। लगा था कि जैसे मोदी मणिपुर पर खामोश हैं, इस मामले में बोलना नहीं चाहते क्योंकि मणिपुर की हालत बहुत खराब है, कुछ गड़बड़ है। यह विरोधी दलों के लिए एक अच्छा मौका बन गया था, लेकिन वो इसका फायदा उठाने में विफल रहे। दूसरी तरफ अगर कल का अमित शाह का और आज का मोदी का भाषण देखें तो मणिपुर पर अमित शाह ने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे और आज मोदी ने मणिपुर की जनता को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मणिपुर के लोगों को बताया कि वो उनकी समस्या को सुलझाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। एक और बात, परंपरा के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलता है प्रधानमंत्री के बोलने के बाद भी सवाल पूछने का। प्रस्ताव पेश करने वाले गौरव गोगोई को मोदी से सीधे सवाल पूछने का मौका मिल सकता था, लेकिन विपक्षी दल तो मोदी के भाषण के दौरान ही वॉकआउट कर गए थे, इसलिए गौरव गोगोई ने यह मौका भी खो दिया। अब बाहर आकर यह शिकायत करना कि बीजेपी ने अपने मणिपुर के एमपीज को बोलने नहीं दिया, बेमानी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और उसके साथी दलों को एक अच्छा खासा मौका मिला था जो उन्होंने गंवा दिया। यह इंप्रेशन दिया कि उनकी चिंता मणिपुर को लेकर कम थी, इस बात की जिद ज्यादा थी कि मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर किया जाए। उनकी जिद पूरी हो गई और वो मणिपुर के सवाल पर मोदी की बात सुने बिना वॉकआउट कर गए। ये कांग्रेस के नेताओं के लिए ईगो के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उन्होंने मोदी को मणिपुर पर, ऑपोजिशन के अलायंस पर, राहुल गांधी की स्पीच पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। ये उन्हें बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन ये मणिपुर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मणिपुर को लेकर पॉइंटेड सवाल पूछे जाते, सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया जाता, मणिपुर को लेकर कुछ अच्छे सुझाव दिए जाते तो बेहतर होता। अब इस सारे मामले को सिर्फ राजनीति के लिहाज से देखें तो मोदी ने अपनी नीति, नियत और मेहनत तीनों गिनवा दी, लेकिन राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गिनवाया और क्या पाया। आज लोकसभा से एक और खबर आई, स्पीकर ने अधीर रंजन चौधरी को सदन से सस्पेंड कर दिया। असल में अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस वक्त सदन में काफी हंगामा हुआ। अमित शाह ने ऐतराज जताया, प्रहलाद जोशी ने नियमों का हवाला देकर स्पीकर से शिकायत की, अधीर रंजन से माफी की मांग की, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगने के बजाय फिर से उन्हीं शब्दों को दोहरा दिया, अपनी बात पर अड़े रहे। इसलिए जब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोशन पेश किया। सदन में प्रस्ताव मंजूर हो गया और स्पीकर ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जो मामला है उसको प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया। जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक अधीर रंजन चौधरी सदन से सस्पेंड रहेंगे, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये बात तो सब जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जल्दी अधीर हो जाते हैं। वो सरकार पर हमला करने के चक्कर में कई बार मर्यादा भूल जाते हैं।
विपक्ष के नेता की पद की गरिमा का ख्याल भी नहीं रख पाते। इस चक्कर में कई बार उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। आज भी माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन इस बार अधीर रंजन ने माफी नहीं मांगी। इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन हो गया और विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के हालात पर पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उस वक्त विपक्ष के नेता सदन से चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे, गायब थे। जब प्रधानमंत्री का जवाब खत्म हो गया, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई, तो कांग्रेस के नेताओं ने वही इल्जाम फिर से लगाने शुरू कर दिए जो पिछले 21 दिन से लगा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो मणिपुर की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों का फेलियर है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी ने इधर उधर की बातें की, लेकिन यह नहीं बताया कि मणिपुर में सिचुएशन कब सुधरेगी, मोदी मणिपुर कब जाएंगे। अफसोस की बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में जो उनकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार विफल हुई है, उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतने महिलाओं का बलात्कार हुआ, राज्य का विभाजन हुआ, 60,000 लोग बेघर हो गए, AK-47 आम लोगों के हाथ में है। ऐसी एक असुरक्षा का स्थिति बनाने पर भी आज वो अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। आज भी वो मणिपुर कब जाएंगे, उन्होंने कोई बात इसमें नहीं रखा। इन्होंने मणिपुर को अपनी पीठ दिखाई। आज भी सदन में कहा कि शायद निकट भविष्य में, मतलब आज भी उनके पास कोई स्थायी समाधान नहीं है, कोई साफ रोड मैप नहीं है कि मणिपुर में कब शांति आएगी। तो प्रधानमंत्री के बातों से आज पूरा मणिपुर राज्य असंतुष्ट है, दुखी है। उनको अपने सहारे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोड़ दिया क्योंकि वो अडानी के साथ व्यस्त थे। मोदी ने आधे घंटे तक मणिपुर पर बात की, लोगों को विश्वास दिलाया कि मणिपुर में हालात जल्दी सुधरेंगे, ये बताया कि सरकार क्या क्या कर रही है और उम्मीद जताई कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मणिपुर में नया सूरज जल्दी निकलेगा। और गौरव गोगोई कह रहे हैं कि मणिपुर पर मोदी ने कुछ नहीं बताया। ये तो वही बात हुई कि सारी रामायण सुन ली और पूछ रहे हैं कि सीता कौन थी। अगर गौरव गोगोई को मणिपुर की इतनी ही चिंता थी तो उन्हें सदन में बैठकर प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए थी, मोदी से सवाल पूछने चाहिए थे। बाहर आकर इस तरह की बातें करने से न मणिपुर का कोई फायदा होगा न कांग्रेस का। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।